हेलो दोस्तों, नमस्कार। साहित्य हिंदी ज्ञान में आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की सीरीज से हम ये देखेंगे कि यूजीसी नेट 2004 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम यहाँ वन बाय वन करके देखेंगे और देखेंगे कि जो पेपर में आए हुए हैं यानी 2004 से लेकर के हम लोग क्या करेंगे, 2004 से लेकर के 2024 तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हैं हम एक वन बाय वन करके मैं पूरे अपलोड कर रहा हूँ। यूजीसी नेट क्योंकि एग्ज़ाम है ये आपका जून में 21 जून से स्टार्ट है, तो उसको देखते हुए हमने एक प्लान बनाया है कि आप लोगों के लिए संपूर्ण यानी हल सहित व्याख्या सहित आपको दिया जाए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आएँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ करता था अलग अलग मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन अब जो होता है 100 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पेपर पेपर यानी पेपर अगर हम बात करें, पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें से जो मार्क्स आते हैं, अब कितने मार्क्स आते हैं, पेपर फर्स्ट में जो मार्क्स आते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब पेपर हम सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड की अगर बात करें हम लोग यानी सब्जेक्टिव होता है और ये 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं, तो ये सब ध्यान रखना होगा। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका। और इसमें सबसे बड़ी ये प्रेसेंट पेपर की ये बात ये है कि इसमें से सब्जेक्ट यानी जैसे हिंदी सब्जेक्ट है तो यूनिट बाय यूनिट यानी पार्ट बाय पार्ट दिया हुआ है, तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, मैथिली शरण। पहला क्वेश्चन है मैथिली शरण का मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। ए ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, बी ऑप्शन है मगधी अपभ्रंश और सी ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। देखिए, मैथिली का विकास जो माना जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम देखेंगे, यानी मैथिली का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा तथा उसकी बोलियों का विकास क्रम इस प्रकार से दिया गया है। देखिए, सौरसेनी जो है ये सौरसेनी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है उपभाषा इसकी। और सौरसेनी पश्चिमी हिंदी में देखिए खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, हरियाणवी आती है, बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि आपके किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। मान लीजिए कन्नौजी पूछ लिया तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और अपभ्रंश कौन सी है, ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला है राजस्थानी। देखिए, राजस्थानी में हम लोग क्या करेंगे, अगर आप चार्ट से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर पूर्वी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पश्चिमी लिख सकते हैं और यहाँ पर उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर कर देंगे और नीचे दक्षिण लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि पश्चिमी पूर्वी हिंदी की बात करें तो यानी जयपुरी, यहाँ पे जयपुरी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद पश्चिमी हिंदी की बात करें हैं, पश्चिमी हिंदी के मारवाड़ी इधर हो जाएगा, यानी जयपुरी मारवाड़ी। और इसके बाद अगर हम बात करे थे हैं उत्तरी के तो मेवाती ऊपर हो जाएगा और दक्षिणी नीचे हो जाएगा, मालवी हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिणी में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी अपना ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। पहाड़ी की बात करें, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कुमायूनी आती है, गढ़वाली आती है, नेपाली आती है। क्या आती है? कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली आती है, गुजराती में नहीं है। और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी जो होती है, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी में देखिए अवधी आती है, बघेली आती है और गढ़वाली, अवधी बघेली गढ़वाली आती है। ठीक है, याद रखना है। और मगधी में देखते हैं, मगधी में बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, मैथिली हो गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें बंगला, उड़िया, असमिया ये आपकी उपभाषाएं हैं। और पैसाची में देखते हैं लहंदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसाची में लहंदा और पंजाबी आती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप एक एक करके इनको याद रखेंगे और इस तरह से मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को ये चीज़ें बताऊँगा।
ठीक है। ब्राचड़ में सिंधी आती है, ठीक है, ये सिंधी जो है ब्राचड़ के अंतर्गत आती है, और मराठी में महाराष्ट्री आती है, ठीक है, याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि को हिंदी की राजभाषा घोषित किया गया है। देखिए 343 कहीं ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर हम बात इसमें करते हैं कि ये जो भारतीय संविधान के अंतर्गत दिया गया है, तो 14 सितंबर को जो है ये भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। देखिए 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी क्या है, हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक दी गई है। भाग 17 है इसका, ठीक है, अनुच्छेद 343 याद रखिएगा। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है, जो कि यहाँ दी गई है, ठीक है, इसमें से दी गई है। तो हमारी हिंदी यहाँ पर है, और यहाँ पर हम बात करें बहुत सारी भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। आपकी संस्कृत भी दी गई है, ठीक है, ये भी दी गई है, उर्दू भी दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी भाषाएं हैं वो शामिल की गई हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सही। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत प्रचार प्रसार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी। दक्षिण भारत प्रचार प्रसार मद्रास की स्थापना किसने की थी। तो ए ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है मोटूरी सत्यनारायण, डी ऑप्शन है आपका विनोबा भावे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत प्रचार प्रसार मद्रास की स्थापना महात्मा गांधी 1927 में की थी। कब की थी, 1927 मद्रास में किया गया था, ठीक है। इस संस्था की स्थापना भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। दक्षिण भारत प्रचार प्रसार का पूर्व नाम यानी हिंदी प्रचार सभा का जो पूर्व नाम रखा गया था हिंदी साहित्य सम्मेलन, याद रखिएगा, पुराना नाम भी पूछ सकता है हिंदी साहित्य सम्मेलन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। देखिए पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, तो मैंने बताया था, देखिए ब्रज जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, खड़ी बोली भी आती है, और यहाँ पर बुंदेली भी आती है, यानी बघेली जो होगी वो आपके इसके अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, बागरू और पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं, जबकि बघेली, अवधी और ये छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं आपको अच्छा बना सकती हैं। तो पुराना वाला डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ऐसे कुछ बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको बता चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। देखिए निगेटिव भी देखना है कि कौन सी नहीं है। अवधी देखिए यहाँ पर है, ये भी है, ठीक है, और बात करें हम बघेली भी है और छत्तीसगढ़ी भी है, मालवी नहीं है। मालवी जो है राजस्थानी की सबसे बोली है, जिसे दक्षिण राजस्थान के नाम से बोलते हैं, जबकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आपके इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यह भी देख सकते हैं मालवी किसके अंतर्गत आती है, यहाँ हम देख सकते हैं मालवी, देखिए ऊपर यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं मालवी, देखिए ये मालवी जो है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है, राजस्थानी उपभाषा दी हुई है, और इसके अंतर्गत जो होती है ये मालवी आती है, ये दक्षिण राजस्थान का हिस्सा। तो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पर आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए हम और देखते हैं आगे इसके। तो ये चीज़ें, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है आप लोगों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है। बिहार में ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ब्रज क्षेत्र में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है बंगाल में। तो देखिए ब्रजबुल का प्रयोग जो है ये बंगाल में किया जाता है, याद रखना है आपको। ब्रजबुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ब्रजबुल का प्रयोग जो होता है ये आपके बंगाल में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रजबुल बंगाल की एक उपबोली है। क्या है? उपबोली बंगाल की है। बिहार की उपभाषा बिहारी हिंदी है, जिसके अंतर्गत उपबोली भोजपुरी, मगही और मैथिली इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास से देखिएगा, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ए ऑप्शन है अवहट्ट, बी ऑप्शन है अभ्रंश, सी ऑप्शन है मैथिली, डी ऑप्शन है ब्रज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रंश, यानी अभ्रंश की है। ठीक है। किस भाषा की रचना है? अभ्रंश भाषा की रचना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी रचना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विद्यापति की ये रचनाएं हैं। ठीक है। यानी संस्कृत की कौन कौन सी विद्यापति की, अवहट्ट अभ्रंश की कौन कौन सी, मैथिली की कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो है, संस्कृत में कौन कौन सी रचना है? शैव सर्वस्व रचना एक सार है, कीर्तिलता है, पदावली है, ये रचनाएं हैं। ठीक है ना। अभ्रंश में कीर्तिलता है, यही पूछी भी गई थी। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्तिलता भी है, कीर्ति पताका भी है, दोनों अभ्रंश की रचना है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है। दूसरा अगला है इसमें गोरक्ष विजय, ये नाटक है, ये भी आपको किसमें? मैथिली में दिया गया है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यानी दुर्गा भक्ति तरंगिणी है, भू परिक्रमा है, दान वाक्यावली है, याद रखना है, पुरुष परिचय है, विभाग सार है, लिखनावली है, गया पलक वर्ण दिया गया है और करते दिया गया है। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। कीर्तिलता कीर्ति पताका भ्रंश की हैं। कीर्तिलता में देखिए, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह पहले हैं, और कीर्ति पताका में शिव सिंह, दोनों कीर्ति सिंह और शिव सिंह का वर्णन। का पहले आता है तो कीर्तिलता हो जाएगा, और यहाँ पर सा जो आता है बाद में आता है तो कीर्ति पताका हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है। ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में दिया गया है। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? अवहट्ट का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि अवहट्ट का मतलब यहाँ पर अभ्रंश है। क्या है? अवहट्ट का मतलब अभ्रंश है। अमीर खुसरो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सी ऑप्शन है कुतुबन, और डी ऑप्शन है मंझन। तो जो अब्दुल रहमान जी हैं, इन्होंने अवहट्ट भाषा में रचना की। किसने की है? अब्दुल रहमान जी ने अवहट्ट भाषा में ये रचना किया है। ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को अच्छे से। चलिए हम इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें डिस्क्रिप्शन है, अब्दुल रहमान का संदेश रासक। क्या है? अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। धर्मेत्तर धर्म से संबंधित रास ग्रंथ है, जो अवहट्ट भाषा में लिखा गया था। अवहट्ट मतलब अभ्रंश भाषा में, देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। यानी देश की भाषा में, यानी देसी भाषा में, देश की भाषा में लिखा गया, मुसलमान कवि द्वारा लिखा गया प्रथम ग्रंथ है ये। संदेश रासक एक क्या है? खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन किया गया है। ये विरह काव्य है, जिसका रचनाकाल 1200 शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है, जबकि मंझन एवं कुतुबन की भाषा अवधी है। मंझन एवं कुतुबन की भाषा अवधी है। अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदवी है। अमीर खुसरो क्या है? इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा जो दी गई है वो है खड़ी बोली अमीर खुसरो साहब की। चलिए अगला है, उत्तर भारत में 9 क्वेश्चन है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो सबको जानता है। ए ऑप्शन है शंकराचार्य, बी ऑप्शन है रामानुजम, सी ऑप्शन है रामानंद, और डी ऑप्शन है मध्वाचार्य। तो सी ऑप्शन हो जाएगा रामानंद। ठीक है। व्याख्या, उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, और राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का क्या प्रवर्तन किया था। ठीक है, राघवानंद ने, परंतु इसे प्रतिष्ठा और प्रसारित रामानंद ने किया था। रामानंद को आकाश धर्मा, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, आकाश धर्म, रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। रामानंद जी को
आकाश धर्मा गुरु कहा गया है। आकाश धर्मा गुरु किसे? रामानंद जी को कहा गया है। तो रामानंद के संबंध में कुछ यहाँ पर दी गई हैं, कुछ कथन हैं। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। उत्पन्ना द्राविण सहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वाचित् चिन्हा महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। तो ये रचना उनकी कुछ ये वाक्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सहजाबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ए ऑप्शन है कृष्ण की, बी ऑप्शन है राम भक्त की, सी ऑप्शन ज्ञान श्रेय की, सी प्रेम श्रेय की। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सहजाबाई ज्ञानानंद की यानी ज्ञान श्रेयी शाखा की संत कवि मानी जाती हैं। सहजोबाई की 4 प्रमुख रचनाएं इसमें दी गई हैं। अगर कहीं पूछ लिया जाए तो ये आपको याद रखना है। कौन सी रचना है? गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश हैं। ठीक है, कुछ रचनाएं दी गई हैं, गुरु की महिमा और प्रेम प्रकाश, प्रेम में प्रकाश, गुरु की महिमा, ये है। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्य थी, दोनों चचेरी बहनें थीं, ये याद रखना है। सन 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को बेलडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया है। सहज प्रकाश नाम से इनको क्या है? प्रकाशित कराया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? ये बताना है। ए ऑप्शन रूप गोस्वामी, बी ऑप्शन वल्लभाचार्य, सी ऑप्शन विठलनाथ और डी ऑप्शन मध्वाचार्य। तो उज्ज्वल होगा जिसका, उसी का रूप उज्ज्वल होगा। ठीक है, उज्ज्वल रूप क्या होगा? रूप उक्ति, यहाँ पर रूप गोस्वामी इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। उज्ज्वल नीलमणि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, रूप गोस्वामी हो गया। पूर्व मीमांसा भास जो होगा वल्लभाचार्य, उत्तर मीमांसा भास ब्रह्मसूत्र भाष्य जो कि अणुभाष के नाम जानते हैं वल्लभाचार्य जी की हैं। ठीक है, अणुभाष वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उसके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया था। वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है, उनके पुत्र देखिए, यानी पिता जो हैं इनके हैं वल्लभाचार्य, और पुत्र की अगर हम बात करें तो ये हैं आपके पुत्र जो हो जाएंगे विठलनाथ जी हो जाएंगे। पिता और पुत्र का रिश्ता है इसमें। आगे देखिए, चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन, ए ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी, बी ऑप्शन आपका कुतुबन हो जाएगा, और इसमें सी जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा मंझन, डी ऑप्शन मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद की रचना है, याद रखना है। इनकी रचनाएं देखते हैं और इनका वर्ष प्रकाशन देखते हैं। सबसे पहले चंदायन 1300 कब आई थी? 79 में। मुल्ला ग्रंथकार कौन है? मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, अवधी भाषा में लिखी गई थी। मृगावती ये रचना है, ये कब आई थी? ये 1503 ईस्वी में कुतुबन द्वारा लिखी गई थी मृगावती, अवधी भाषा में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं पूछी गई हैं। मधुमालती मंझन की है, ये 1945 ईस्वी में लिखी गई थी और अवधी भाषा थी। ठीक है, पद्मावत 1540 की रचना है, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, अवधी भाषा में लिखी गई ये रचना है। नोट, ये सभी रचनाएं सूफी प्रेम शाखा, कौन सी? प्रेम शाखा के कवियों की व्याख्यान काव्य ग्रंथ हैं, प्रेम शाखा। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेत प्रयास किया गया, सचेत प्रकाश पत्रिका में किया गया है। तो ए ऑप्शन है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेत प्रयास किस पत्रिका में किया गया? ए ऑप्शन है सरस्वती, बी ऑप्शन है आनंद कादम्बरी, सी ऑप्शन है सुदर्शन और डी ऑप्शन हिंदी प्रदीप। जिसका जो करेक्ट आंसर जाएगा सुदर्शन हो जाएगा। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेत प्रयास किस पत्रिका में? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सरस्वती पत्रिका में किया गया था।
अगला देखते हैं, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेत प्रयास सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रारंभ होता है। सरस्वती की पत्रिका जो स्थापना काशी में 1900 में चिंतामणि घोष द्वारा शुरू किया गया था। सरस्वती इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी थी और 1902 में श्याम सुंदर दास जो है ये इनके संपादक हुए थे। 1903 में इसके संपादक महाप्रसाद द्विवेदी बने थे। सरस्वती एक मासिक पत्रिका थी, याद रखना है। ठीक है, कुछ पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, आपको यहाँ पर याद रखना है इन चीज़ों को। देखिए, आनंद कादम्बरी ये है, संपादक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। आनंद कादम्बरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है और मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। मासिक पत्रिका है और 1881 में प्रकाशित होती है। सुदर्शन काशी में सुंदर दर्शन होते हैं, ये भी मासिक पत्रिका है। देवकी नंदन एवं माधव द्वारा ये संपादन किया गया था 1900 ईस्वी में। सुदर्शन होगा 1900 ईस्वी में। हिंदी प्रदीप है, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया था। मासिक पत्रिका प्रयाग से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, और ये 1877 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अगला 14 नंबर का है, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है। कल्पना पत्रिका, ठीक है ना, कल्पना पत्रिका का जो प्रकाशन होता है कहाँ से होता है। ए ऑप्शन कलकत्ता, बी ऑप्शन हैदराबाद, सी ऑप्शन अहमदाबाद और डी ऑप्शन है यानी इलाहाबाद। तो यानी ये हैदराबाद तेलंगाना ये पड़ेगा आपका। और यहाँ पर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं। कल्पना हम कहाँ की करेंगे भैया, हम कल्पना जो करेंगे वो दक्षिण भारत की ही कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कल्पना दक्षिण भारत में से हिंदी की प्रमुख पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1949 में हैदराबाद तेलंगाना से होता है। कल्पना प्रारंभ यानी आरेंद्र शर्मा के प्रदत्त में हुआ था। ये द्विमासिक पत्रिका, इसके संपादक बद्री प्रसाद विशाल हैं। बद्री प्रसाद विशाल, कल्पना करोगे तो बद्री प्रसाद विशाल के पास जाना पड़ेगा। मध्यम पत्रिका का संपादक कौन था भैया, मध्यम सत्य प्रकाश मिश्र। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है नंद किशोर नवल, सी ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, डी ऑप्शन है रविंद्र कालिया। तो हम बात करते हैं मध्यम पत्रिका का संपादन जो हुआ था सत्य प्रकाश जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सत्य प्रकाश जी के द्वारा। और इसका हम देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसमें दिया पत्रिका, माध्यम पत्रिका की बात हुई है 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सत्य प्रकाश मिश्र जी इसका संपादक करता थे और यहाँ पर प्रकार या स्थान प्रयाग से शुरू हुआ था। ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, अरे भैया ज्ञान कालिया जी दे रहे हैं, ठीक है। और ये दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से यानी दिल जिसका काला है वो दिल्ली से होगा, ऐसे याद कर लेना है। तो ज्ञानोदय 2000 में प्रकाशित हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। और दिल्ली इसका एक जगह है, ठीक है, दिल्ली जगह से प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कसौटी। भैया कसौटी अप्रैल जून 1991 में नंद किशोर जी थे, कसौटी बांधते थे और त्रैमासिक ये पटना से स्टार्ट हुई थी। नोट माध्यम 1964 मासिक पत्रिका यानी मासिक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक जो थे बालकृष्ण राय थे, याद रखना है आपको। तो भाई इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सारी चीज़ें। 16 नंबर देखते हैं, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की थी। पशु पक्षियों पर भैया, ए ऑप्शन महादेवी वर्मा, सी बी ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी ऑप्शन है होमवती देवी और डी ऑप्शन है सत्यवती मलिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा, ठीक है। महादेवी वर्मा जो कि आधुनिक मीरा के नाम से हम इनको जानते हैं। छायावादी युग की प्रमुख महिला यानी रचनाकार महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार, क्या है रचना इनकी 1972 ईस्वी में नामक रेखा चित्र लिखा था। मेरा परिवार रेखा चित्र है, ये विधा है। क्या है विधा, पूछ लिया कौन सी विधा है, जिसमें से महादेवी वर्मा ने अपने पालतू पशु पक्षियों का विस्तृत चित्रण किया है, वर्णन किया है। और महादेवी वर्मा के पालतू पशु पक्षियों नीलकंठ मोर, गिल्लू गिलहरी की बात हो रही है, सोना हिरनी और दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता, निको नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ा आदि का वर्णन किया भैया। तो उन्होंने क्या है रेखा चित्र में कई तरह के जीवों का उन्होंने वर्णन किया है। आइए
और आगे हम कुछ चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर एक एक करके। इसमें देखिएगा, इसमें दिया गया है आपका ब्रह्म सतह की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु ए ऑप्शन है नायक नायिका, बी ऑप्शन है श्रृंगार, सी ऑप्शन है नीति और डी ऑप्शन है भक्ति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नीत हो जाएगा। ब्रह्म सतही रीतकालीन कवि ब्रंद क्या है, ब्रंद द्वारा रचित नीति परक रचना है। नीति क्या है, ये जो है ब्रंद जी के द्वारा रचित एक रचना है जिसमें से 700 दोहे समाहित किए गए। कितने? 700 दोहे समाहित किए गए हैं। चित्राधार किसकी रचना है? चित्राधार किसकी रचना है? ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की, बी ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी की, सी ऑप्शन मुकुंद पांडे की, डी ऑप्शन है रामेश्वर शुक्ल की है। तो ये जो रचना है आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाएगी। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन जो होता है जब पूछना होता है तो अंदर से पूछ लेता है और सन हमेशा याद करना है क्योंकि मिलान करने के लिए पूछ लेता है तो याद रखना है। तो चलिए हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद यानी 1889 से लेकर के 1937 के काव्य संग्रह तथा उनका अनुक्रम दिया गया है। उर्वशी 1909 ये जयशंकर प्रसाद की है। वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार ये आपकी 1910, शोकोच्छ्वास ये जयशंकर की है 1910, और बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913 की रचना है, प्रेम पथिक 1914 की रचना है, महाराणा का महत्व 1914 का है, चित्राधार ये वही पूछी गई है। ठीक है, ये चित्राधार 1918 की है, झरना 1918 की है, आंसू 1925 की है, आपको याद रखना है। कब है? 1925 की। लहर 1933, कामायनी 1935 की ये रचना है। ठीक है, और देखते हैं त्रिपाठी जी की रचना है रामनरेश त्रिपाठी जी की। इन्होंने लिखा है मिलन। मिलन क्या है? रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी ये आपकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो रामनरेश त्रिपाठी जी की ये रचनाएं हो गई। मुकुटधर पांडे जी की कुछ रचनाएं हैं, उनको आप देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है आंसू। ठीक है, आंसू भी देखिए, आंसू की हम बात करें कि यहाँ भी आंसू ये भी इसकी दी गई है। प्रसाद जी की भी आंसू रचना है और मुकुटधर पांडे की भी आंसू। उद्गार क्या दिया गया है? उद्गार, पूजा, पूजा फूल, ठीक है ना, कानन कुसुम ये सब दिया गया है रचना। अगला है रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। कौन कौन सी? मधुलिका, रामेश्वर शुक्ल, मधुलिका, अपराजिता। ठीक है, इनका सन याद करना पड़ेगा। 1938 में मधुलिका है और 1939 में अपराजिता है। किरण बेला 1941 की है, करील 1942 की है, लाल चूनर 1944 की है, ये रामेश्वर शुक्ल साल की है। वर्षांत के बादल, ठीक है, यानी वर्षांत के बादल ये हो जाएगा आपका। ठीक है, रचनाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर में है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली कब ढली? अब देखिए यहाँ पर है भारतेंदु जी, ए ऑप्शन यहाँ दिए गए 1880, बी ऑप्शन है 1857, सी ऑप्शन है 1873, डी ऑप्शन है 1860। तो इसका आंसर 1873 हो जाएगा। अब देखते हैं, भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिए हैं कि नई चाल में ढली कौन? हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में आई थी। ठीक है, 1873 ईस्वी में दिए गई है। ठीक है, यानी इसमें बात कालचक्र नाम की पुस्तक में, कालचक्र नाम की पुस्तक थी जिसमें हिंदी नई चाल में ढली 1873, याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला स्रोत क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास? राव शुक्ल जी से 1873 ईस्वी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप याद रखेंगे तो यही आपके पेपर में काम आएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य है? यानी राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य है? ए ऑप्शन है आत्मजयी, बी ऑप्शन है अग्निलीक, सी ऑप्शन है भूमिजा और डी ऑप्शन है रश्मिरथी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्निलीक यहाँ पर सही हो जाएगा। राम की कथा पर आधारित है अग्निलीक। ठीक है ना, अब इसमें डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। अग्निलीक
ये दिया गया है। भारत भूषण अग्रवाल इसके काव्यकार हैं, रचनाकार हैं। विषय वस्तु राम काव्य है, राम काव्य है यहाँ पर, ठीक है ना। आत्मजयी जो है 1965 की रचना है और कंवर सिंह की रचना है। प्रबंध काव्य दिया गया है। भूमिजा नागार्जुन की है, भूमिजा नागार्जुन की है। रस मस्ती 1952 रामधारी सिंह दिनकर खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, विधाओं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सेठ बाकेलाल किसकी रचना? ए ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा उग्र, बी ऑप्शन यशपाल, सी ऑप्शन अमृतलाल नागर और डी ऑप्शन भगवती चरण वर्मा। सबको पता होगा कि इसका सी आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर हो जाएगा, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं अमृतलाल नागर। अब देखते हैं यहाँ पर उपन्यास महाकाल 1947, सेठ बाकेलाल 1955, ये रचना तो हमारे पास पहले से थी, ठीक है। 1955 बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक दाने मिसारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, इसके बाद बिखरे तिनके 1982, अग्निभर्या, ठीक है, अग्निगर्भा। यशपाल के उपन्यास जो दिए गए हैं इनको हम देखते हैं। यशपाल के उपन्यास इसमें से यशपाल के उपन्यास दादा कामरेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1941 का है। देशद्रोही 1943 का है। दिव्या ये भी 1945 की है। पार्टी कामरेड ये भी 1946 का है। मनुष्य के रूप 1949 का है। अमिता 1956 की है। झूठा सच बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। भाग 1 1958, भाग 2 1960। 12 घंटे 1962, 12 ठीक है। अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968 और मेरी तेरी उसकी बात 1974 की रचना है, ठीक है। आगे देखते हैं बेचन शर्मा उग्र की रचनाएं जो हैं। चांद हसीनों के खातूत, ठीक है, 1927 है। दिल्ली का दरार 1927 है। यानी बुधवा की बेटी 1928 है। शराबी 1930 है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 है। चॉकलेट 1927 में। जी 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 1937 3 बार है, यानी बेचन शर्मा उग्र की जी 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 ये 1937 के। फाल्गुन के 4 दिन 1960 है। जुहू 1963, ठीक है, जुहू 1963 की रचना है। अगला देखते हैं भगवती चरण उपाध्याय जी की रचना है। कौन कौन सी? पतन 1927, चित्ररेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959 की है। वह फिर नहीं आई 1960 की है। सामर्थ्य और सीमा 1962 की है। थके पाँव 1963 की है। रेखा 1964 की है। सच्ची सीधी बात 1968 की है। सबही नचावत राम गोसाई 1970 की है। प्रश्न और मरीचिका 1973 की रचना है। तो ये आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर, वारेन हेस्टिंग का साण कहानी की रचना किसने की थी? ए ऑप्शन है शिवमूर्ति, बी ऑप्शन है संजीव, इसमें सी ऑप्शन है उदय प्रकाश और डी ऑप्शन है सृंजय, ठीक है। तो उदय प्रकाश इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उदय वारेन हेस्टिंग का साण, वारेन हेस्टिंग जो कि अंग्रेजों के समय के थे, तो उनकी कहानी जो लिखी गई थी ये उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये आपको याद रखना। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। यहाँ पर दिया गया है रचना को वारेन हेस्टिंग का साण, अभी आपने पढ़ा उदय प्रकाश की है, ये कहानी विधा है, ठीक है ना। केसर कस्तूरी ये है 1991 के शिवमूर्ति कहानी संग्रह है। नंगा 2001 की है, सृंजय की है, ये कहानी संग्रह है।
प्रेम मुक्ति 1991 की है, संजीव है, और ये पानी संग्रह, ये भी आपको यहाँ याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर दिया गया, हिंदी नाटकों के मंच में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था? यक्षगान का प्रयोग, ए ऑप्शन है गिरीश कर्नाड, बी ऑप्शन है इब्राहिम अलकाजी, सी ऑप्शन है सत्यदेव दुबे, डी ऑप्शन है कारंथ। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गिरीश कर्नाड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसका प्रयोग किया था? यक्षगान का प्रयोग किया था। प्रयोग किस निर्देशक ने किया था? तो यक्षगान का प्रयोग ये आपका गिरीश कर्नाड ने किया था। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे व कारंथ आदि महत्वपूर्ण आधुनिक नाट्य निर्देशक हैं। तेरी मेरी उसकी बात, अभी देखिए हम ऊपर पढ़ के आए हैं इसकी रचना। ठीक है, ये किसकी रचना है? ए ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, बी ऑप्शन यशपाल, सी ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, और डी ऑप्शन है अमृतलाल नागर। ये रचना किसकी? यशपाल जी की है। तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल जी की है। ठीक है, अमृतलाल नागर की देख लीजिए, महाकाल 1947, सेठ बांकेलाल, ये भी रचना पूछी गई है। सेठ बांकेलाल भी रचना पूछी गई है, 1955 की है। बूंद और समुद्र 1956 की है। शतरंज के मोहरे 1959 की है। सुहाग के नुपुर 1960 की रचना है। अमृत और विष 1966 की है। सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 का है। एक दा नय मिसारणे 1972 का है। मानस का हंस 1972 का है। नाच्य बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर जो है ये मानस का हंस लिखे हैं, इंपॉर्टेंट रचना है। नाच्य बहुत गोपाल ये 1978 की है। खंजन नयन 1981 की है। बिखरे तिनके 1982 की है। अग्निगर्भा 1983 की है। करवट 1900 कब की है? 1985 की है। पीढ़िया 1990 की है। तो ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। यशपाल के देखिए अभी हम पढ़े हैं, तो एक बार और देख लेते हैं, याद हो जाएगा हमें। दादा कामरेड 1941 की, देखिए मैं अगर बोल रहा हूँ और बोल के थक नहीं रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। देखने के बाद देखिए कितना अच्छा आपका तैयार हो रहा है। देशद्रोही 1943 की रचना है। दिव्या 1945 की है। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड तो पार्टी यानी पार्टी कामरेड 1946 की है। मनुष्य के रूप 1949 की है। अमिताभ 1956 की है। झूठा सच 1958 1960 की रचना है। 12 घंटे 1962 की रचना है। अप्सरा का श्राप 1965 की रचना है। क्यों फंसे है ना, 1968 की रचना है। मेरी तेरी उसकी बात, यही अभी रचना ऊपर पूछी गई थी 1974 की है। तो ये किसकी है? यशपाल जी की रचना है। किसकी है? यशपाल जी की रचना, याद रखिएगा। तेरी या कौन सी है? तेरी यानी मेरी तेरी उसकी बात 1974 की रचना है। भगवती चरण उपाध्याय की रचना देख रही, भगवती चरण वर्मा इनकी रचना है। कौन कौन सी? पतन 1927 की है। चित्रलेखा ये भी पूछी गई रचना है, 1934 की रचना है। 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, और आखिरी दाव क्या है? आखिरी दाव 1950। इसके बाद अपने खिलौने 1957 के। भूले बिसरे चित्त 1959 की। वह फिर नहीं आई, ठीक है, वह फिर नहीं 1960 की रचना है। सामर्थ्य और सीमा 1962 की है। थके पाँव 1963 की है। रेखा 1964 की है। सच्ची सीधी बात भगवती वर्मा जी है, 1968 की है। साबही न चावत राम गोसाई 1970 की है। प्रश्न और मरीचिका 1973 की रचना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उदय शंकर भट्ट जी की रचनाएं देख लेते हैं। नए मोड़ 1954 की रचना है। सागर लहरें और मनुष्य 1956 की रचना है। परलोक ये 1958 की रचना है। शेष अशेष 1960 की रचना है। शेष अशेष। अगले 25 नंबर में छायावत का पतन किस लेखक की कृति है? छायावत का पतन, ए ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, बी ऑप्शन रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, और देवराज। ठीक है, तो ये रचना किसकी हो जाएगी भैया? तो ये रचना जो हो जाएगी हमारी, किसकी रचना हो जाएगी? ये रचना देवराज जी की है। किसकी है? देवराज जी की ये रचना है, याद रखिएगा। तो छायावत का पतन बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, याद करिएगा इसको। अगला देखते हैं। अगली बहुत सारी रचनाएं हमारे पास हैं जो कि कई बार पेपर में पूछी गई रचना है। अगला देखते हैं। डॉक्टर देवराज की आधुनिक यानी आलोचनाएं हैं। छायावत का पतन 1948, साहित्य चिंता और आधुनिक समीक्षा प्रतिक्रियाएं। ठीक है, ये इनकी है। विजय देव नारायण शाही यही पूछी गई थी। जैसी ये है।
ठीक है। 1983 ये क्या है, आलोचना है। साहित्य और साहित्य का दायित्व, ये विजय देव नारायण की है, 1983। छठा दशक 1987, साहित्य क्यों, 1988 की है। ठीक है। अगला देखते हैं शांतिप्रिय द्विवेदी। शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचनाएं इसमें देखेंगे हम लोग। शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचनाएं कौन, शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचनाएं सामयिकी हो जाएगा, सामयिकी हो जाएगा, हमारे साहित्य निर्माण चिया और संचारणी हो जाएगा। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचना है प्रेमचंद 1941, भारतेंदु हरीश, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा रामविलास वर्मा जी के 1948, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उसका युग 1952। ठीक है। प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 में, रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 में, आस्था और संदर्भ 1956 में, भाषा और समाज, साहित्य स्तरमूलक और मूल्यांकन। ठीक है। और यह निराला जी की है। निराला की साहित्य साधना 3 भाग में, और 69, 72 और 76। भारतीय युग और हिंदी साहित्य का की विकास यानी विकास परंपरा ये भी है, 1975 की है। माधवी प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण 1970 हो जाए। नई कविता और अस्तित्ववाद, नई कविता उस वक्त 1978 की है। जात हिंदी का साहित्य 1986, हिंदी संदर्भ बोध और तुलसीदास ये 2001 की। बड़े भाई जो है 1968 की ये रचना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं माना जाता है। रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर और भारत भूषण अग्रवाल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। शमशेर बहादुर जो हैं ये तार सप्तक के नहीं माने जाते हैं। शमशेर बहादुर तार सप्तक के कवि नहीं हैं, बल्कि शमशेर बहादुर दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, यानी पहले के नहीं है, दूसरे भी माने जाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ रखी हुई है, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक ही बार में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। एक ही बार में हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सच्चिदानंद जी दिए गए हैं। इनका जन्म स्थान 1911 से लेकर के 1987 देवरिया में स्थान हुआ था। और यहाँ पर रामविलास शर्मा 1912 से लेकर के 2000 में उन्नाव में हुआ था, उत्तर प्रदेश। गजानन माधव मुक्तिबोध ग्वालियर में हुआ था। प्रभाकर माचवे ये ग्वालियर में हुआ था। नीमचंद जैन आगरा में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर मध्य प्रदेश में हुआ था। और इस तरह से बहुत सारे हैं। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर। और 7वां नंबर है भारत भूषण अग्रवाल जो है मथुरा। भारत भूषण अग्रवाल क्या है, ये मथुरा इनका हुआ था। ठीक है ना। और ये 1919 से लेकर 1975 दूसरे तार सप्तक में देखते हैं। 1951 में संस्कृत कवियों का विवरण दिया गया है। शमशेर बहादुर से यही दूसरी वाली रचना नहीं पूछा गया था कौन सा है, देहरादून हुआ था। ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं ये होशंगाबाद में, और साकंत माथुर जो है दिल्ली में। ठीक है। तो ये इनका जन्म स्थान दिया गया है। ये बहुत पूछी जाती हैं। तार सप्तक को आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। तो हरि नारायण घनश्याम व्यास मध्य प्रदेश में, नरेश मेहता 1924 गुजरात में, धर्मवीर भारती इलाहाबाद में, रघुवीर सहाय लखनऊ में। ठीक है। तार सप्तक यानी तीसरे तार सप्तक में यानी प्रयाग नारायण त्रिपाठी रायबरेली, मदन वात्स्यायन, इनका कोई स्थान ही नहीं है। और इसमें हम देखते हैं विजय देव जो दिए गए हैं, विजय देव ये काशी हो जाएगा इनका। ठीक है ना। कुंवर नारायण फैजाबाद हो जाएगा। सर्वेश्वर सक्सेना ये आपका हो जाएगा बस्ती में। और केदारनाथ सिंह ये हो जाएगा इनका है। और कीर्ति चौधरी हो जाएगा 1935 उन्नाव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। चौथा सप्तक दे दिया गया है अवधेश कुमार, इनका कोई स्थान नहीं दिया गया। अवधेश कुमार हो गया। दूसरा राजकुमार हो गया। तीसरा हो गया स्वदेश भारती हो गया। नंद किशोराचार्य हो गया। सुमन राजेश, श्री राम शर्मा और राजेंद्र किशोर। चारों सप्तक के सचित्र वर्णन से गे हैं। सप्तक 7 कवियों का संग्रह माना जाता है। ठीक है। सप्तक जो होता है इसका जो वे है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है संपादन किया था। और अगर हम आगे बात करते हैं काव्य शास्त्र एवं आलोचना पर चलते हैं हम लोग। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला है ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीज गुलाबी रंग। पंक्ति में अलंकार पूछा गया है तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है
जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुर अध खुला अंग, खिला है ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय उपमान भेद रहित रूप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार जहाँ दो वस्तुओं गुण धर्म आकृति के आधार पर तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दृष्टांत जहाँ उपमेय उपमान के साधक धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाता है तो वहाँ पर ये दृष्टांत अलंकार हो जाता है। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? विखंडन, ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन देख लीजिए। विखंडन आधुनिकतावाद, संरचनावाद, नई समीक्षा, उत्तर आधुनिकतावाद। विखंडन का जो है उत्तर आधुनिकतावाद से संबंध है। ठीक है, तो विखंडन का जो की अवधारणा, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? ए ऑप्शन है आधुनिकतावाद से, आधुनिकतावाद से, संरचनावाद से, समीक्षावाद से, आधुनिकतावाद से। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी उत्तर आधुनिकतावाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिद्धांत दिए गए हैं। प्रवर्तक अवधारणा, विखंडनवाद का सिद्धांत यानी जाक देरिदा उत्तर आधुनिकतावाद हो जाएगा। ठीक है, विखंडनवाद। और संरचनावाद हो जाएगा बीको। ठीक है, नई समीक्षा टी.एस. इलियट और रिचर्ड्स की है, ये भी आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी गया है। नव अवभंजनावाद से संबंधित है। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? देखिए, अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, ये जो दिए गए हैं ये सारे जो अलंकार हैं कौन से हैं? ये आपके शब्द अलंकार में आते हैं। अर्थालंकार में प्रतिवस्तुपमा अलंकार हो जाएगा। अगर हम बात करें अलंकार की तो यहाँ अर्थालंकार में कौन होता है? उपमा अलंकार, रूपक, प्रतीप, ठीक है, और व्यतिरेय, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, असंगति, विरोधाभास, विभावना, अतिशयोक्ति, प्रति वस्तुपा, ठीक है ना, दृष्टांत, काव्यलिंग, अर्थांतर, न्यास। ठीक है, उदाहरण भी है। और समासोक्ति हो गया, अन्योक्ति हो गया, निदर्शना, यानी आपका हो जाएगा निदर्शना। शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, चार ही बताए गए हैं। ठीक है ना। तत्व विविध में भी और पूछा गया है। यहाँ पर छायावादी राष्ट्रीय संस्कृति जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। बिल्कुल इसका सही जवाब, यानी दोनों बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या हैं? सही हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। छायावादी युग में ही एक धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का गहरा संबंध था। वे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख रूप से भागीदार थे, लेकिन महत्वपूर्ण छायावादी कब राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं जुड़े थे। छायावादी युग में राष्ट्रीय चेतना का विकास मुख्य रूप से रचनाओं में परिलक्षित है। ठीक है, तो याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का टफ थोड़ा सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया है, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कविता आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का जो आरंभ हुआ था व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए और बी, आ और बा दोनों बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएंगे। अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं 32 की। रेखाचित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। ये दोनों परस्पर अंतर्मुखी हो जाते हैं। आ बात दोनों बिल्कुल सही है कि बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है, मतलब थोड़ा सा अंतर। रेखाचित्र संस्मरण के बीच विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी रूपांतरण है, स्केच पे बोलते हैं। ठीक है, जबकि संस्मरण रेखा की स्मृति पर आधारित होती है। रेखाचित्र एवं संस्मरण दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, 33 नंबर का देख लेते हैं। 33 नंबर, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही क्रम बताना है। देखिए, सबसे पहले जो आपकी भाषा कौन कौन सी आई हैं? ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करें पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है, दोनों एक साथ ही रहेंगी। यहाँ से ये कटा और यहाँ से ये कटा लास्ट में।
और पाली से पहले जो भाषा आई है वो प्राकृत आई, इसलिए पाली से पहले कौन सी, सबसे पहले पाली आई है, इसके बाद प्राकृत आई, इसके बाद अपभ्रंश आई, इसके बाद हिंदी आई है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। आइए हम और आगे की बात करते हैं। इसमें से हम और आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर व्याख्या दी गई है, ये 33 नंबर की व्याख्या है। 33 नंबर की जो व्याख्या है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले व्याख्या में ये दिया गया है कि संस्कृत जो है 1500 से लेकर के 500 है। पाली 500 से लेकर के, संस्कृत इससे पहले आई थी, है ना, पाली से पहले संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत है 1500 है, अपभ्रंश है 1500 लेकर 1000, हिंदी है अब तक, यानी आधुनिक भारतीय भाषाएं दी गई हैं। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताना है। ए ऑप्शन है सरहपा, सोमप्रभु सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र। देखिए सरहपा जो है, ये जो माने हैं सरहपा का 769 ईस्वी राहु संकीर्तन जी मानते हैं इसको। गोरखनाथ का यानी 845 माने हैं, राहु संकीर्तन जी ने माना है 845 ईस्वी माना है। और हेमचंद सूरी जो है 1088 12वीं शताब्दी माना है, 1088 यानी 12वीं शताब्दी। सोमप्रभ सूरी यानी 1084 मानी गई है। तो इसलिए देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से कालक्रम यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो रहा है। सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद, सोमप्रभ सूरी जो है ये आ जाएंगे। इन कवियों में से सही कालक्रम का निर्देश बताना भैया। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। क्या है, पहले सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद और सोमप्रभ सूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित कवियों में से सही कालक्रम का जो करना है तो लगाना पड़ेगा। कवियों में कालक्रम के अनुसार इनको लगाया है। पहला है चिंतामणि, दूसरा केशव, तीसरा मतीराम और चौथा पद्माकर। तो कवि है और जीवन काल, जब तक आप इसका याद नहीं करेंगे तब तक कोई भी अनुक्रम सही नहीं है। केशव दास का है 1855 से लेकर के 1617 हो जाएगा। चिंतामणि 1609 से लेकर के 1685 हो जाएगा। मतीराम 1670 से लेकर के 1700, ठीक है। तो चिंतामणि की है 1609 और यहाँ पर 1685 हो जाएगी। मतीराम जो हैं 1617 से लेकर के 1701 और पद्माकर हैं 1753 से लेकर के 1833 तक, ठीक है। यहाँ मैं कोई मैच नहीं कर रहा इसलिए आंसर देना उचित नहीं होगा। सही कृति क्रम को लगाइए भैया, सही कृति क्रम को लगाइए धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। अब देखिए छायावाद कवि और प्रकृति के सुमार कवि सुमित्रानंद पंत की रचनाएं कौन कौन सी दी गई हैं, याद रखना है। ये पल्लव, गुंजन, युगांत, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा था और युगवाणी लास्ट में है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही क्रम बताना है। देखिए सबसे पहले जो आए होंगे वो हमारे भरत आए हैं, ठीक है। भरत के बाद भामय, कुंतक, जगन्नाथ। तो भरत के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार जो समय है प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी माना गया है, ठीक है। भामय को जो माना गया है छठवीं से बोलना शुरू किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और इनकी जो रचना है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है, भामय ने काव्य अलंकार लिखा है, कुंतक ने क्या लिखा, वक्रोक्त जीवित लिखा है। आप पंडित यानी कह सकते हैं हम लोग कि पंडित जगन्नाथ जो है 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध और रसगंगा जो इनकी रचना है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं 1 नंबर पे। यानी नाट्य शास्त्र को किसने कहा है, पंचम वेद भरत मुनि ने कहा है। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का क्या माना जाता है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी माना जाता है।
आगे देखते हैं, कृतिकाल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन है रामचंद्रिका, ललित राम, जगत विनोद, बिहारी ससाई। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पल्ला हो जाएगा, मरिमल हो जाएगा, परिमल हो जाएगा, लहर नीरजा हो जाएगी। ठीक है ना। तो एक इसको एक दो दिन में बता सकता हूँ ना। पल्लव सुमित्रानंद पंत की 1928 में, परिमल 1930 में, सुकृति पानो निराला जी की, लहर जयशंकर प्रसाद की 1933 की रचना है, नीरजा 1935 की महादेव वर्मा की है। रामचंद्रिका केशव की है, काव्य संग्रह है, ये काव्य ग्रंथ है। ठीक है। ललित ललाम। ठीक है। जगत विनोद ये पद्माकर के प्रबंध काव्य में यहाँ बताया गया विधा कौन सी है, बिहारी सत्साई। बिहारी सत्साई ये बिहारी जी की है, रीतकालीन कवि के रूप में जानते हैं। वरदान प्रेमचंद, उपदान गबन प्रेमचंद, ये भी उपन्यास है। कंकाल ये प्रेमचंद के उपन्यास है। चित्ररेखा भगवत चरण जी का उपन्यास है। और यहाँ पर कुल्ली यानी कह सकते हैं कुल्ली भाट, कुल्ली वसुत को निराला जी के द्वारा है। अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा, रेखा चित्र है 1941 में। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। माटी की मूर्ति रामब्रज बेनीपुरी, रेखा चित्र है। पथ के साथी महादेव वर्मा, संस्मरण है। रचना काल, अगला क्वेश्चन 39 में, रचना काल क्रम में सही का निर्देश दीजिए। देखिए बहुत ये सब चीज़ें हैं, दिनकर, बच्चन, अज्ञे, मुक्तिबोध, इनका याद करना पड़ेगा भैया। हरिवंश राय बच्चन 1907 से 1907 से 2003, रामदास दिनकर जो है 1908 से 1974, सचिदानंद निवास अज्ञे है 1911 से लेकर के 1987, गजानन माधव मुक्तिवेद बोध है 1917 से लेकर के 1917 से लेकर के कहाँ तक है 1964 तक है। तो इसका जो आंसर क्या होगा भैया, बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कृतिकाल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। देखिए इसमें सन याद करना पड़ेगा। बीड़ा, ग्राम्या, लोकायतन, कला और बूढ़ा चंद। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निहार, रश्मि, दीपशिखा और ये आपके दिए गए हैं। ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा आपका, इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा निहार, रश्मि, दीपशिखा और सांदगीत। इस तरह से आपको भर लेना है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में है, निम्नलिखित में सही कालक्रम बताना है। सुखमय जीवन, शरणार्थी, ठुमरी, दो बांके इस तरह से दी गई हैं। तो इसमें से हम डी ऑप्शन सही चुनेंगे। तो इस डी ऑप्शन में देखें, सुखमय जीवन, दो बांके और शरणार्थी ठुमरी। ठीक है। तो इनको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। सुखमय जीवन है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। दो बांके ये भगवती चरण वर्मा जी का। शरणार्थी अज्ञे जी का है। ठुमरी फणीश्वर नाथ रेणु का है। 1915, 1936, 1948 और 1959 दिया गया है। निम्नलिखित में निर्गुण कवियों का सही कालक्रम बताना है। अब इनका डेट याद करना पड़ेगा भैया, तभी मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कबीरदास जी 1938 से 1915 और वो 1518, दाऊ दयाल 1544 से लेकर 1603, मलुक मोहम्मद जैसी 1574 लेकर के 1682 और सुंदर दास जो है 1596 से लेकर के 1689। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीरदास, कबीर मलूक, कबीर दादू है मलूक सुंदर, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग यार। निम्नलिखित काव्य पंक्ति और कवियों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ और और
सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए कि सबके दाता राम। इस तरह से जो है हम लोग क्या कर रहे थे, पहले खेल रहे थे ना। तो देखिए इनका कार्यक्रम है, ये आपका हो जाएगा नैया बीच नदिया डूबती जाए, ये कबीरदास जी की है। अजगर करें चाकरी मलुकदास जी की है। और ये आगे यहाँ पर और रचनाएं दी गई हैं। गुरु गुरु से जैसी हो जाएगा, तब लग ही जीवो भालो, ये हो जाएगा रहीमदास जी का। और गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले के, सो चल खुश रहो न आई, चले शुक्र करे अपने रहने भाई चहुदेश, ये अमीर खुसरो जी की रचना है। निम्नलिखित में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कवियों के अनुसार क्या करना है, सुमेलित करना है। तो मैंने अभी इसको भी बताया था, तो आप याद कर सकते हैं। मृगावती क्या है, मृगावती, तो मृगावती किसकी है, याद करना है। और मधुमालती किसकी, याद करना है। चंदायन किसकी है, याद करना है। अखराट किसकी है, वो भी याद कर लिया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये मालती जो है ये आप कुतुबन की हो गई, मधुमालती मंझन की हो गई, चंदायन मुद्दादात की हो गई, अकरावट माली मोहम्मद जायसी की हो गई, चित्रावली जो है उस्मान की हो गई। ये भी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप मैच कर सकते हैं। निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं के नाम लिखिए गए। समय, कांड और खंड, सर्ग। इसमें दिया है साकेत, पद्मावत, रामचरितमानस, पद्मरासो, कबीर, ग्रंथावली। देखिएगा साकेत क्या है, एक सर्ग है। क्या है ये, साकेत सर्ग है। और पद्मावत क्या है, खंड है। रामचरितमानस क्या है, ये भी एक खंड है, खंडे हैं। और देखिए इसके बाद पद्मरासो चंद्रवरदाई समय है, ठीक है। तो कबीर, ग्रंथावली श्याम सुंदर दास जी के ये रचनाकार हैं और इनके साथ ये रचनाएं दी गई हैं। ये भी आपको याद कर। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। भाई कूट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक देखिए बिहारी सत्सई, देव बिहारी, बिहारी और देव। तो लाला भगवान दास, ठीक है, कृष्ण बिहारी, इसके बाद पदम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और पदम सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं यानी बिहारी सत्सई की जो रचना है वो पदम सिंह शर्मा की है। बिहारी सत्सई किसकी है, पदम सिंह शर्मा की है। तो इस तरह से हम लोग क्या है, पदम सिंह शर्मा जी की है, ये इस प्रकार याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से आप एक एक करके बिल्कुल मिला लेंगे। क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, एक एक करके आप मिला लेंगे इसको। निम्नलिखित नाटकों और नाटककारों को सम्मिलित करना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये नाटक दिए हैं, नाटककार देख के दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे दिए गए हैं, मैं बता देता हूँ। अमर सिंह राठौर, ये चतुर्थ शास्त्री जी का है। कर्तव्य सेठ गोविंद का है। आदित्य है, उदय शंकर भट्ट की है। राक्षस का मंदिर लक्ष्मी नारायण लाल। तो इस तरह से ये ऑप्शन बिल्कुल सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आप मिला सकते हैं इसको, ठीक है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ना है और अनुच्छेद पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है, ठीक है। तो पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जूम करके पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर जूम के देता हूँ। ये देखिए स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ये हो गया जूम। और इसके बाद यहाँ पर मेरा ये पढ़ा हुआ है एक बार का, ठीक है। तो निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। इतिहास बोध में वैचारिक यानी वैचारिकता का क्या हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैचारिकता का समावेश। 49 अनुच्छेद की शैली में है। प्रभाव प्रभाव अभिव्यंजनाता है। बी है विवेचना विश्लेषण प्रमुख है। अलंकार की प्रधानता। और यहाँ पर डी हो जाएगा वर्णात्मकता। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभाव प्रभाव अभिव्यंजकता हो जाएगा। जैसे कि प्रसाद द्वारा लिखित नाटकों के अनुच्छेद की शैली में इतिहास तथा राष्ट्रीय भावना का विवेचन एवं विश्लेषण प्रमुख रूप से पाया जाता है। अनुच्छेद का लक्ष्य है, तो अनुच्छेद का लक्ष्य होगा
वहाँ पर हमें दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद की राष्ट्रीय संस्कृति चेतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही।